हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स। हम लोग लाए हैं आपके लिए ये इम्पोर्टेंट केस स्टडीज की सीरीज आईडीटी की फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। इसमें हम सारी केस स्टडीज जो कि आईसीआई की केस स्टडी मॉड्यूल में है, बुकलेट में है, सब कवर करने वाले हैं। और हम हर वीडियो में 5-5 केस स्टडीज लेने वाले हैं ताकि हम प्रॉपर टाइम सबको एलोकेट कर पाए। डेफिनेटली हम लोग इन डेप्थ नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सबका एक सिनॉप्सिस ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, हम लोग वो सब कवर करेंगे ताकि हमारा ये एक शॉर्ट रिवीजन भी हो जाए और हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सीख जाए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 1 से। ये जो केस स्टडी है, इसमें कंपनी का नाम है संभव लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, अब इसमें है ना, ये मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। इनका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है जो कि थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस को भी फैसिलिटेट करते हैं और खुद के प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि इनका असम स्टेट में कोई एक कंपनी या ऑपरेशन कहेंगे, वो डिसकंटिन्यू हुआ है। डिसकंटिन्यू कब से हुआ है? 15 दिसंबर से। अप्लाई इन्होंने किया है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन 5 जनवरी। सस्पेंशन 5 जनवरी को हुआ है और कैंसिलेशन ऑर्डर जो है 2 फरवरी को पास हुआ है। और जो इफेक्टिव है, कैंसिलेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम 31 जनवरी। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन जो हमें ध्यान रखना है वो है फाइनल रिटर्न वाला सेक्शन। हम आएंगे इसके ऊपर। अब आगे और समझते हैं इस क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। अभी सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि आईटीसी रिवर्सल एंड रीअवेलमेंट। तो बेसिकली क्या है, जो ओरिजिनल इनवॉइस जो था वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था, जो कि सितंबर का इनवॉइस था। उसमें हमने आईटीसी को रिवर्स किया था क्योंकि हमने लेटर ऑन जो सप्लायर है उसका पेमेंट नहीं किया था, क्यों? बिकॉज ऑफ सर्टेन डिस्प्यूट। तो अब डिस्प्यूट होने की वजह से हमने आईटीसी रिवर्स कर लिया था और लेटर ऑन फिर दिसंबर के मंथ में करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने पेमेंट कर दिया। फाइन। तो अब इसमें जो आईटीसी के रूल्स है, कुछ रीअवेलमेंट का रूल है, सेक्शन 16(2) है, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। फिर अकोमोडेशन टू गवर्नमेंट एजेंसी। हम एज ए सप्लायर जो है वो राजस्थान में उसका लोकेशन है। जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो गुजरात में रजिस्टर्ड है। जो प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी। और ये है आपकी अकोमोडेशन की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो गवर्नमेंट एजेंसी में को, जो कि गुजरात की जो गवर्नमेंट है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे टीडीएस की अपना टीसीएस से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस जो है वो हुए हैं, ये थर्ड पार्टी है। इस थर्ड पार्टी के ही कुछ रिटर्न्स भी हुए, सेल रिटर्न। तो नेट हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी से 60 लाख का हमने सेल किया है। और जब भी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट लाइबिलिटी डाली हुई टीसीएस डिडक्ट करने की, राइट, अंडर सेक्शन 52। तो उसके अंडर हम कैसे ये जो केस सिनेरियो है ये बताता है कि ओन सप्लाई जो है 20 लाख का किया है। थर्ड पार्टी को जो नेट सप्लाई किया है वो 60 लाख का किया है। होटल ओनर्स जो कि अनरजिस्टर्ड है उनको 20 लाख का सप्लाई किया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसके बाद में जो मेन जो कॉन्सेप्ट जो जो कहानी थी उस स्टोरी की वो खत्म हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन रोड का चल रहा है जो कि कंप्लीट हुआ है आपका 31 दिसंबर को। जो सर्टिफिकेट मिला है वो 15 जनवरी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। फिर इनवॉइस जो इशू है वो 5 फरवरी को। फिर पेमेंट जो रिसीव किया है वो 20 फरवरी को रिसीव किया है। और जो ये पेमेंट था इट वाज लिंक्ड टू कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अभी इसमें इनवॉइसिंग से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी हम इसमें जो क्वेश्चंस है उस पर आते हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फाइनल रिटर्न इन केस इन द स्टेट ऑफ असम? फाइनल रिटर्न का जो सेक्शन है सेक्शन 45 है। इसमें फाइनल रिटर्न जो है 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ
कैंसलेशन ऑर्डर, इसमें से जो भी बाद में है, मतलब आपका डेट ऑफ कैंसलेशन लेट्स से अगर 31st जनवरी है और ऑर्डर जो है आपका पास हुआ है 2nd फरवरी को, तो इसमें से जो लेटर है उस डेट से 3 मंथ्स कैलकुलेट होगा। तो लेटर इसलिए है बेसिकली, एक तरह से ये बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर पास होने में टाइम लगता है, लेट्स से 1 महीने का टाइम लगा, तो उस केस में ना फिर क्या रहता है कि अ, जो गवर्नमेंट है बेनिफिट देती है कि लेटर वाला पार्ट आप लीजिए और वहां से 3 महीना काउंट कीजिए। तो हमारे लिए लेटर डेट इज 2nd फरवरी, सो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम 2nd फरवरी विल बी आवर आंसर, एंड सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आईटीसी रीअवेलमेंट या टाइम लिमिट। टाइम लिमिट अप्लाइज टू ओरिजिनल आईटीसी क्लेम बट रीअवेलमेंट आफ्टर रिवर्सल फॉर नॉन पेमेंट। देखो क्या होता है कि आईटीसी क्लेम करने की जो ड्यू डेट होती है फाइनल, वो 30 नवंबर हमारी डेडलाइन होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। बट अभी क्या है कि वो ओरिजिनल आईटीसी क्लेम करने की डेट है। हम लोग ओरिजिनल आईटीसी क्लेम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम रीअवेलमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब पहले हमने क्लेम किया दैट वाज ओरिजिनल आईटीसी, फिर उसके बाद में ये जो आईटीसी हमने क्लेम की, ये क्या हुई, हमने रिवर्स की, और जब रिवर्स की, रिवर्स करने के बाद में हम आए और वापस से हमने पेमेंट किया और अब यहाँ पे हम वापस से क्लेम करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या अ, कोई टाइम लिमिट है वापस रीअवेल करने के लिए? तो ऐसे कोई टाइम लिमिट अवेलेबल नहीं है हमारे एक्ट में, इसलिए आंसर ये होगा कि आईटीसी कैन बी रीअवेल्ड विदाउट टाइम लिमिट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, आईटीसी कैन बी रीअवेल्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट along with tax payable thereon to रुद्राक्ष एंटरप्राइजेस। ठीक बात है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, ये पूछ रहे हैं कि टीडीएस कितना काटना है। तो टीडीएस वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या है कि सेक्शन नंबर 51 का जो प्रोवाइसो है, अ, वो ये कहता है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है एज कंपेयर टू रेसिपिएंट का स्टेट, मतलब कि सप्लायर का अगर स्टेट राजस्थान है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो राजस्थान है, और रेसिपिएंट जो है गुजरात का है। तो ऐसे केस में जब इंटर स्टेट आ जाता है ना, कि प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसिपिएंट की लोकेशन अगर अलग अलग है, तो उस केस में टीडीएस अप्लाई नहीं होता है, टीडीएस शैल नॉट बी एप्लीकेबल। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो नील रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, टीसीएस के बारे में। अभी हमने टीसीएस बोला था कि ई कॉमर्स आया तो टीसीएस का क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो टीसीएस जो है, टीसीएस काटा जाएगा किस पे, टैक्सेबल सप्लाई पे, वो भी अदर सप्लाईज का। सपोज मैं अभी इसमें जैसे ए है, मिस्टर ए है, उसका ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद है और खुद ये खुद के प्रोडक्ट्स भी सेल करता है, ओन ओन सेलिंग भी करता है और थर्ड पार्टी का भी सेल करता है, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो वो खुद की सेल्स कर रहा है उसके ऊपर कोई टीसीएस नहीं कटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली जितनी भी सेल हुई है सारी की सारी सब पर टीसीएस एक साथ लगा देंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो आपको ओन सेल को एक्सक्लूड करना है। फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड अगर कोई पर्सन है जो कि वहां से अगर कर रहा है सप्लाई, तो डेफिनेटली अगर पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो हम उसका टीसीएस कैसे काटेंगे, पॉसिबल नहीं है। टीसीएस इन अ वे क्या है, वो जीएसटी का ही तो पार्ट है, बस ये है कि हम पहले कलेक्ट कर रहे हैं उस इवेंट को होने से पहले, राइट। बट यहाँ पे टीडीएस अगर एप्लीकेबल, टैक्स अगर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आप किस बेसिस पे टीसीएस कलेक्ट करेंगे? ठीक है, तो इसलिए सिंपल बात है कि अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको भी हमको एक्सक्लूड करना है। तो हमारे पास में नेट ने जो थर्ड पार्टी का हमने जो ऊपर पढ़ा था, उसका 60 लाख का टर्नओवर था, सप्लाई था हमारी ई कॉमर्स से, तो 0.5% हम टीसीएस काटेंगे तो 30,000 का
दैट इज डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। और ऑप्शन डी को सही करके ई कॉमर्स जो है कलेक्ट करता है टैक्स ओनली फॉर अदर्स नॉट फॉर इटसेल्फ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने के लिए। इस यही एक ट्रैप क्वेश्चन है जो जहां पे आई से घुमाने की कोशिश कर रहा था, राइट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 is what is the last date of issuance of invoice in relation to construction of road by the company for the last tranche of payment received। अभी देखो, पेमेंट जो है लिंक्ड है किसी इवेंट से, ठीक है। तो इवेंट अगर है, इवेंट हमारा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इनवॉइस होगा ऑन या बिफोर द इवेंट। इवेंट क्या है? 15th जनवरी। लास्ट डेट विल बी 15th जनवरी। मतलब 15 जनवरी को आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया और आपने नेक्स्ट मंथ 5th फरवरी को बोल रहे हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट और इनवॉइस डेट, तो इनवॉइस डेट आपकी 5th फरवरी की है। पेमेंट डेट जो है आपका लेट्स से बाद में हुआ है। हमारे फैक्ट्स ऑफ द केसेस में आते हैं वापस इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो देखो, इनवॉइस आपकी 5 फरवरी को बना है, पेमेंट आपने 20 तारीख को किया है। तो आप क्या करेंगे? सिंपली दोनों में से कोई विच एवर इज अर्ली करके 5 फरवरी सिलेक्ट कर लेंगे। यहीं पे गड़बड़ होती है। जब पेमेंट इज लिंक्ड टू दिस इवेंट, तो इवेंट अगर पेमेंट से पहले ट्रिगर हुआ है तो हम उस इवेंट को पेमेंट का जो पॉइंट था उसको रिप्लेस करके इवेंट डाल देंगे। तो फिर इवेंट और इनवॉइस दोनों में से जो भी अर्लियर है वो आपका हो जाएगा लास्ट डेट फॉर इनवॉइस प्रिपरेशन, फॉर मेकिंग इनवॉइस। ओके, तो लास्ट डेट जो है ये 15th जनवरी फिर हो जाएगा। और यहाँ पे हम 15th जनवरी लास्ट डेट ऑफ इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन। तो इनवॉइस बनाना है तो 15th जनवरी को इनवॉइस बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्वियसली उस पर इंटरेस्ट वगैरह लगेगा अगर हम लेट इनवॉइस बनाएंगे तो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को बहुत ही अल्ट्रा फास्ट वे में अगर मुझे रिवाइज करना है तो मैं बोलूंगी कि लास्ट जो फाइनल रिटर्न होता है एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेटर ऑफ कैंसिलेशन डेट और ऑर्डर डेट जो भी होगा उसके 3 महीने तक का टाइम आपको मिलता है फाइनल रिटर्न फाइल करने का। फिर आईटीसी री अवेल अगर आप कर रहे हो, री अवेल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द ओरिजिनल आईटीसी क्लेम, ये री अवेलमेंट की बात हो रही है। तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। फिर टीडीएस है, तो टीडीएस है तो चेक 3 स्टेट मिसमैच रूल, मतलब लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सब अगर अलग अलग स्टेट में है तो टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। पर टीसीएस जो है, टीसीएस में ध्यान रखने वाली बात ये थी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर खुद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ सेल कर रहा है या फिर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन उसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अगर सेल कर रहे हैं तो वो एक्सक्लूड होगा। और फिर जो ओरिजिनल जो थर्ड पार्टी से जो नेट सेल्स हुई है उसी फिर टीसीएस कैलकुलेट होगा। तो जो कंटिन्यूस सप्लाई की अगर हम बात करें तो उसमें क्योंकि पेमेंट जो है इवेंट से लिंक था तो हम पेमेंट को रिप्लेस कर देंगे उस इवेंट से, और इवेंट और इनवॉइस, तो आपका जो लास्ट डे ऑफ जनरेशन ऑफ इनवॉइस होगा, इनवॉइस डेट विल बी वो इवेंट की डेट। ठीक है, तो ऐसे हमारा फर्स्ट सिनेरियो कंप्लीट होता है। स्टे ट्यून्ड, हम लोग एक एक करके ये पांचों केस स्टडीज को क्लब करके एक वीडियो हम रिलीज करेंगे। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं केस स्टडी 2 के ऊपर। अब जो ये केस स्टडी 2 है, अगर आप देखेंगे केस स्टडी 2 में रैपिड मोटिव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर है। मैं अब इसको जितना शॉर्ट में और जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकती हूँ वो दूंगी, मैं पढ़ने पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाली, क्योंकि जो फर्स्ट केस स्टडी थी मैंने उसमें एम्पल टाइम दिया था इन ऑर्डर टू टेल यू कि हम केस स्टडीज को सॉल्व कैसे करते हैं। बट अब मैं क्या करूंगी, अब मैं डायरेक्टली जो सिनॉप्सिस है इस पर्टिकुलर केस सिनेरियो का वो मैं यहाँ पे जॉट डाउन मैंने किया हुआ है, मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ। अकॉर्डिंगली विल सॉल्व इट और जल्द से जल्द हम इसको सॉल्व करके नेक्स्ट केस स्टडी पे जाएंगे।
देखिए, अब जो ये केस सिनेरियो 1 है, ये है एक ऐसी कंपनी का जिसका नाम है रैपिड मोटिव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। डेफिनिटली अब इसका लॉजिस्टिक्स नाम देख के लगता ही है कि ये जो काम करती है मेनली लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग इन सब चीज़ों का काम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी जो बेसिक प्रोफाइल थी कि वो किस-किस काम में इन्वॉल्व्ड है, वो सब कुछ लिखा है कि वो जो कंपनी है, कंपनी को मैं अब आरएलपीएल बोलूँगी, इतना बड़ा नाम ना लेके आरएलपीएल जो है, वो रजिस्टर्ड है पुणे, महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस कंसल्टेंसी की सर्विसेज़ करती है। अब यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द क्वार्टर अप्रैल टू जून, मतलब फर्स्ट क्वार्टर की बात करी गई है, तो फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून है हमारा ट्रांज़ैक्शन आइडेंटिफाइड, मतलब ये सारी जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, द कंपनी अंडरटूक द फॉलोइंग ट्रांज़ैक्शंस। ये कुछ 6 ट्रांज़ैक्शंस हैं जो कि कंपनी ने अंडरटेक किए हैं। डेफिनिटली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस हैं आगे जाके। तो सबसे पहला जो ट्रांज़ैक्शन है वो है लॉजिस्टिक्स सर्विसेज़ का, जो कि महाराष्ट्र को दिया है 28 लाख और मध्य प्रदेश को दिया है 22 लाख। ये टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है। सेकंड जो है वेयरहाउसिंग की सर्विसेज़ दी है किसको? किसकी वेयरहाउसिंग? वेजिटेबल्स की वेयरहाउसिंग। महाराष्ट्र में 8 लाख है, गुजरात में 4 लाख है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अब इसमें याद रखिएगा कि एक एग्ज़म्पशन एंट्री होती है 54 में 12 20 12/2017 इसके थ्रू एग्ज़म्पशन मिला है इसको, ठीक है? फिर थर्ड ट्रांज़ैक्शन है सेल ऑफ लैंड 1.2 करोड़ का। शेड्यूल 3 याद कीजिए कि क्या सप्लाई नहीं है, तो उसमें कहा गया था कि सेल ऑफ लैंड जो है सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आता है। फोर्थ वाला है कि आईटीसी नॉट अवेल्ड, आईटीसी नॉट अवेल्ड। तो इनवॉइस डेट जो है 20 मार्च है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। एनुअल रिटर्न जो है 15 अक्टूबर का करंट ईयर में फाइल किया है। ठीक है, अभी सेक्शन जो है 16(4) ट्रिगर होगा आईटीसी का। फिर आता है स्टॉक, स्टॉक ट्रांसफर टू बेंगलुरु 6 लाख का, नॉट पेड विद इन 180 डेज, मतलब अमाउंट इज नॉट पेड टू विद इन 180 डेज। दैट मीन्स आउटपुट जीएसटी की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उसमें उसको सप्लाई कंसिडर किया जाता है और जीएसटी लगता है, ठीक है। सीएसआर गुड्स प्रोक्योरमेंट जो है 5 लाख के किए हैं, तो अभी इसमें 17.5 नेगेटिव लिस्ट की बात होगी। सब्सिडी है 40,000 की सब्सिडी है, लिंक टू परफॉर्मेंस है, नॉट लिंक टू प्राइस, परफॉर्मेंस लिंक्ड सब्सिडी मिली है, तो इसमें सेक्शन नंबर 15 वैल्यूएशन वाला सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये अलग-अलग जो ये जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग है। एग्ज़ाम में तो हमको यही कोट करना है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, सीएसआर, आईटीसी किसमें क्या का सेक्शन क्या है, आईटीसी की टाइम लिमिट किस में दी हुई है, 180 डे रूल क्या होता है, रूल 37 होता है, सब्सिडी को इंक्लूड करना है, नहीं करना है, वैल्यूएशन चैप्टर में बताया है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आरएलपीएल? एग्रीगेट टर्नओवर, इतने सारे ऊपर ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसमें से एग्रीगेट टर्नओवर हमारा क्या होगा? कौन से क्वार्टर का? अप्रैल से जून, दैट इज क्वार्टर नंबर 1। जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है उसमें टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडेड होते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड होते हैं, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट दोनों इंक्लूड रहेंगे और स्टॉक ट्रांसफर भी इंक्लूड रहेगा क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर अमाउंट टू सप्लाई। ठीक है, बट सेल ऑफ लैंड जो है हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा था स्पेसिफिकली कि जो सेल ऑफ लैंड होता है उसको हम सप्लाई की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन जो लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज है वो हम इंक्लूड करेंगे। वेयर हाउस की जो ये एग्जेम्प्ट सर्विसेज है, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट सर्विसेज है, हम इसको भी लेंगे। स्टॉक ट्रांसफर है उसको भी लेंगे। लॉजिस्टिक्स की जो 28 लाख और 22 लाख, 28 लाख जो महाराष्ट्र को की है और 22 लाख जो मध्य प्रदेश में की, ये भी इंक्लूडेड होगा। ये वेजिटेबल्स वाला जो है एग्जेम्प्ट है तो ये भी इंक्लूडेड है। सेल ऑफ लैंड है ये सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आता है। अब यहाँ पे आईटीसी नहीं लिया है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन है, पॉइंट है, तो वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो सप्लाई वाले जो भी ट्रांजैक्शन है हमने यहाँ पे ले लिए हैं, इसका टोटल है ये, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी 68 लाख जो है हमारा आंसर है। ठीक है जी। अभी आईसीआई जो है ट्रैप करता है स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में कि सेल ऑफ लैंड अगर आप भूल गए, सेल ऑफ लैंड अगर आप भूल गए कि हम इसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि सेल ऑफ लैंड जो है हम हमेशा इग्नोर करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स मेंट फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर? अभी सीएसआर के ऊपर अगर मैंने कोई खर्चा किया है उस पे जो जीएसटी मैंने पे किया है, क्या मुझे उसका आईटीसी मिलना चाहिए? ये क्वेश्चन है। देखो,
सेक्शन नंबर 17(5) जो होता है वो नेगेटिव लिस्ट या फिर ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करता है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि सीएसआर एक्टिविटीज में यूज हुई है। तो मतलब इसका जो है और ये इट इज जस्ट एन ऑब्लिगेशन, कंपनीज एक्ट का जो ऑब्लिगेशन है उसके अंदर वो सीएसआर एक्टिविटी में एक्सपेंस करना पड़ता है। इट इज नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, राइट? तो उसका आईटीसी हमको नहीं मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू इज नॉट अवेलेबल टू, ठीक है, ए इज हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आरएलपीएल कैन क्लेम आईटीसी फॉर द इनवॉइस डेटेड 28th March of previous financial year up to dash of the current financial year। तो देखो, टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी, इसमें ना सेक्शन 16(4) की बात करते हैं कि अर्लियर ऑफ 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। अगर एनुअल रिटर्न 30 नवंबर के बाद फाइल की होती तो इन दोनों में से जो अर्ली होता, अर्लियर लिखा है, राइट, इनमें से जो अर्ली होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे, करेक्ट? तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न जो है 15 अक्टूबर है, जो कि 30 नवंबर से पहले था, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 15 अक्टूबर होगा। 15 अक्टूबर सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनवायरमेंटल एनजीओ इज टू बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, क्या है? देखो, सब्सिडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ओनली इफ डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, और उसमें स्पेसिफिकली बोला है इट इज लिंक टू द परफॉर्मेंस। तो हम जब वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ते हैं उसमें 15 सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 15 जो है वो बोलता है स्पेसिफिकली सब्सिडी के रिलेटेड कि अगर प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड होगा तो हम उसको इंक्लूड करेंगे वैल्यू में। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि ट्रांजैक्शन जो है, जो वैल्यू जो सब्सिडी है वो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है, इसलिए वो जो है एक्सक्लूड होगा ट्रांजैक्शन से। और हमारा जो सही आंसर होगा वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द करेक्ट। तो ये बी वाला पॉइंट जो है आपका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे याद रखने जैसी चीज क्या है कि परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो है आपका शुड नॉट बी इक्वल टू प्राइस सब्सिडी। दैट मीन्स मैं ये क्या कह सकती हूँ कि अगर सब्सिडी जो है, सब्सिडी इफ लिंक्ड विथ प्राइस है, लिंक्ड विथ प्राइस है, अगर सब्सिडी लिंक्ड विथ प्राइस है तो इंक्लूड होगा, इफ लिंक्ड अदर देन प्राइस है तो एक्सक्लूड होगा, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है इसके सिनेरियो का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय बेंगलुरु टू पुणे ऑफिस? मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि बेंगलुरु यूनिट जो है डिस्टिंक्ट पर्सन है, सेम पैन है बट डिफरेंट जीएसटीएन है। रूल 37 का प्रोवाइजो लग जाएगा इसमें। इसमें ये बोलता है कि 180 डेज पेमेंट कंडीशन नॉट एप्लीकेबल बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। इंपॉर्टेंट है, वो जो रूल है कि 180 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तो वो वाला रूल जो है डिस्टिंक्ट पर्संस के केस पे इट इज नॉट एप्लीकेबल, इसलिए यहाँ पे जो है कोई रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 180 डेज फॉर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस। प्रेजेंट केस मतलब डीम्ड डिस्टिंक्ट या डिस्टिंक्ट जो पर्सन रहेगा उस केस में 180 डेज वाला क्लॉज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 180 डेज वाला क्लॉज हमको आगमन करके नहीं लगाना है। वी हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है रूल 37 का और हमें यहाँ पे कोट करना रहेगा। तो अगर फटाफट से एक फास्ट समरी मैं बोल देती हूँ कि एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करता है स्टॉक ट्रांसफर, बट लैंड अगर सेल किया है तो एक्सक्लूड होगा। यहाँ पे इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और चीज है कि सब्सिडी जो है वो इंक्लूड होगी ओनली इफ द इट इज प्राइस लिंक्ड, बट हमारे केस में इट वाज परफॉर्मेंस लिंक्ड, करेक्ट। फिर सीएसआर एक्टिविटी से रिलेटेड अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उस पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि 17(5) में ये नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है, इट इज नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, करेक्ट। फिर जो आईटीसी क्लेम करने की जो डेडलाइन है, किस केस में? एनुअल रिटर्न अगर आपने फाइल करा है और जो 30th नवंबर है, दोनों में से जो पहले की डेट होगी वो आपकी आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट होगी। किस ईयर की? प्रीवियस ईयर की। फॉर एग्जांपल ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर था, इसमें कोई आपकी आईटीसी मिस हो गई, ये हमारा करंट ईयर चल रहा है, इस करंट ईयर में 30th नवंबर पे खड़ी हूँ मैं, 30th नवंबर या फिर रिटर्न फाइलिंग की डेट, यहाँ रिटर्न फाइल किया हो या यहाँ रिटर्न फाइल किया हो, दोनों में से जो अर्ली होगा वो डेट आपकी आईटीसी की डेडलाइन कहलाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है 180 डेज का जो रूल है वो डिस्टिंक्ट पर्सन्स पर एप्लीकेबल
नहीं होगा, नहीं होगा। इसी के साथ जो है हमारी केस स्टडी 2 कंप्लीट होती है। तो केस स्टडी 3 पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एबीसी एसोसिएट जो है एंगेज्ड है किसमें, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, और इसका जो ट्रेड नेम है वो है पैराडाइज रिसोर्ट। अगेन मैंने एक सिनॉप्सिस यहाँ पे रेडी किया है जिससे हम फटाफट से पूरी केस स्टडी को समझ लेंगे और आंसर्स भी देना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, ट्रेड नेम जो है वो है पैराडाइज रिसोर्ट, स्टेट है राजस्थान, बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को, टर्नओवर जो है क्रॉस कर दिया 20 लाख 1 जून को, रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया 15 जून को, मतलब 15 दिन बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, और रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है 1 जुलाई को, तो 15 दिन लग गए रजिस्ट्रेशन मिलने में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि लाइबिलिटी टू रजिस्टर जो था 1 तारीख को ही अराइज हो गया था, ना कि 15 तारीख को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं अदर की ट्रांजैक्शंस, क्या-क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, डेफिनेटली इन्हीं ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमें आगे आंसर देने हैं। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू किया है फॉर पीरियड बिगिनिंग फॉर पीरियड बिगिनिंग 15 जून। दूसरा, अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि 15 तारीख को जब जब इन्होंने अप्लाई किया था, उसके पहले की जो डेट की जो भी ट्रांजैक्शंस थे उसका रिवाइज इनवॉइस इशू किया है। अच्छा, फिर जो फ्री इंटीरियर डिजाइन जो है इंटीरियर डिजाइनिंग जो है जापान से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। दिस इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एफओसी। याद आ रहा है कुछ? रिलेटेड पर्सन जो है और जो सर्विस ली है वो रिलेटेड पर्सन से लिया है जो कि सन ऑफ पार्टनर है। ओके, और कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है। लॉजिंग सर्विसेज दी है किसको, अजय को, रजिस्टर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और वो खुद रजिस्टर्ड कहाँ पे है, राजस्थान में, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस दिया है दारोहर ग्रुप के लिए, 2.5 लाख का कंसिडरेशन है। क्लासिकल परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ एग्जामिशन थी इफ यू रिमेम्बर। फिर कुछ मैरिज मैरिज फंक्शन है, इसमें इवेंट 1 तारीख को था, इनवॉइस 28 तारीख का है, पेमेंट 29 को है, तो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ पूछा होगा आगे जाके। फिर पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न, बिजनेस को बेचने का या ट्रांसफर करने का कुछ प्लानिंग चल रहा है। Extensive, the management is also exploring the possibility of transferring the hotel business as going concern। यहाँ पे कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है, कौन लॉ मैपिंग किया है, इन द सेंस कौन कौन से सेक्शंस या कौन सा शेड्यूल है या फिर कौन सा नोटिफिकेशन है, सब चीजें यहाँ पे प्लॉट कर दी गई है। लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदर इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्सेस tax invoice by is valid as per the relevant provisions of the GST Act। अभी यहाँ पे देखिए, when registration is granted, revised invoice can be issued for supplies made between effective date of registration and the date of issuance of certificate। Effective date of registration, अभी देखिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है, डेट जब से आपका जो टर्नओवर है क्रॉस किया है 20 लाख को, वो होगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो मिला है वो 1 जुलाई को मिला है, देयरफॉर 1 जून से लेके 1 जुलाई तक के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितनी भी आपने इनवॉइसेस इशू किए होंगे, उन सबको रिवाइज करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है कि 15 जून से 1 जून तक का पीरियड लिया है, बट ये करेक्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है नो, रिवाइज इनवॉइसेस मे बी इशूड फ्रॉम 1 जून टू 1 जुलाई विद इन 1 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई मतलब इज द डेट जब रजिस्ट्रेशन मिला है। जिस डेट को रजिस्ट्रेशन मिला है विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन हमको क्या करना है, हमको रिवाइज इनवॉइसेस इशू कर लेना है। अभी यहाँ पे एप्लीकेशन डेट को आप ये मत समझ लेना कि यहाँ से इनवॉइसेस इशू होंगे। यहाँ पे लाइबिलिटी की डेट जो है कंट्रोल है
लाइबिलिटी की डेट है वहां से कंट्रोल हमारा जो है शिफ्ट हुआ है, ना कि एप्लीकेशन की डेट से। तो एप्लीकेशन की डेट जरूर दिया है, ये आपका आपके लिए आईसीआई का ट्रैप है। तो लाइबिलिटी की डेट कंसिडर करेंगे जिस जिस डेट पर टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड किया था। लेट्स गो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बाय दा धरोहर ग्रुप। ठीक है, अभी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ क्लासिकल परफॉर्मेंस, ये क्लासिकल परफॉर्मेंस है, अगर कुछ वेस्टर्न परफॉर्मेंस होता है तो उस पर तो एग्जाम्पशन है नहीं, क्लासिकल है, बट इसमें ओनली अप टू द कंसिडरेशन ऑफ 1.5 लाख था और ये 2.5 लाख है, तो ग्रेटर है तो एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1.5 लाख नहीं, ये इंपॉर्टेंट मेमोरी हुक लिखा हुआ है मैंने कि क्लासिकल आर्ट एग्जाम्पशन के लिए सीलिंग लिमिट है 1.5 लाख की, अगर उससे ऊपर अगर कुछ मिलता है तो ऐसा नहीं है 1.5 के ऊपर टैक्सेबल रहेगा, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटायर एंटायर ए ऑप्शन एंटायर कंसिडरेशन 2.5 लाख इज टैक्सेबल, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वेदर देयर विल बी एनी जीएसटी लायबिलिटी ऑन इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय डीईएफ इंटीरियर्स, which of the following transactions which of the following statement is appropriate in this regard, whether there will be GST liability for interior designing। ओके, तो ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वाला वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स लगे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिलेटेड पर्सन की नो ट्रांजैक्शन है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। शेड्यूल 1 की बात करते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया हुआ है किससे, रिलेटेड पर्सन से, और कंसिडरेशन नहीं लिया है तो टैक्सेबल है। ठीक है, स्टूडेंट्स थिंक कि कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। जीएस शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 1 हमने एबीसी जरूर पढ़ा है, बट एबीसी के में जो एक्सेप्शन है, सी का जो एक्सेप्शन है वो शेड्यूल नंबर 1 है, और उसमें क्लियरली बोला है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है अगर वो रिलेटेड पर्सन से है और किसी वो विदाउट कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे बिजनेस या नॉन बिजनेस की बात करी नहीं है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या ना हो तो भी रिलेटेड पर्सन से है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, तो यहाँ पे सप्लाई कंसिडर हो जाएगा। और हम यहाँ पे यस, import of services from a related person in the course of furtherance of business will be treated as a supply even if made without consideration। very very important, a है, b है, but c नहीं है, c नहीं है, still it will be considered as supply। important point था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मैरिज फंक्शन। सर्विस है, मैरिज फंक्शन क्या है, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इवेंट कब हुआ था, 1 जून को हुआ था। इनवॉइस, आप जब भी टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन करें तो इसी तरह से लिख लिख कर करें, तभी आप एक कंक्लूजन पे आ पाएंगे। फर्स्ट इवेंट जो है 1 जून को हुआ है, इनवॉइस 28 जून को, पेमेंट 29 जून को हुआ है। अभी सेक्शन नंबर 13 क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन है। ये बोलता है अर्लियर ऑफ इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट। अगर इनवॉइस डेट है वो विदिन विदिन 30 डेज अगर बन गई हो तो उसको हम वैलिड कंसिडर करेंगे। ठीक है, 28 जो है विदिन 30 डेज है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 इज अ वैलिड डेट। तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो अर्लियर है तो 28 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें 28 आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर अजय will be the location of immovable property, that is Rajasthan। No GST is payable in case of transfer of business as a going concern। स्टेटमेंट 1 जो है, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर होटल अकोमोडेशन इज लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। प्रॉपर्टी इन राजस्थान है तो राजस्थान ही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। अभी पॉइंट नंबर 2 जो है कि ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न जो है एग्जेम्प्ट होता है। एंट्री नंबर 2
12/17 2017 का जो एंट्री नंबर 2 है उसके थ्रू एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबल तो है बट एग्जेम्पशन में डाल दिया गया है इसलिए कि नो जीएसटी इज पेएबल करेक्ट होता है, बट सप्लाई है उस पर जीएसटी लगना चाहिए था, बट एग्जेम्पशन में डालने की वजह से ये जो बोथ स्टेटमेंट्स है हमारे करेक्ट होते हैं। ठीक है जी, ये यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब हम यहाँ चलिए पे अब केस हमारा जो स्टडी। केस 4 पर आते हैं। केस स्टडी 4 जो है ये बोलती है महादेव सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड है लखनऊ में। उसके पास में 200 फ्लैट्स है, 20 शॉप्स है। अब ये पूरा जो मटेरियल है उसका मैंने एक समरी यहाँ पे बना के रखी है फॉर आवर कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड द केस। अभी 200 फ्लैट्स में से 100 जो है 3 बीएचके है, 100 4 बीएचके है, शॉप्स जो है 20 है। ऑल जितने भी ट्रांजैक्शंस है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस है, जीएसटी 9% 9% सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। मेंटेनेंस के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स है इंक्लूडेड है, मतलब 8,000 में जो 1,000 है वो इंक्लूडेड है। तो 3 बीएचके के केस में 8,000 माइनस मतलब 8,000 माइनस 1,000 करेंगे तो कितना होगा 7,000। ये जो 7,000 है वो होगा आपका मेंटेनेंस चार्जेस किसका 3 बीएचके का। 4 बीएचके का 10,000 माइनस 1,500 और शॉप्स का 7,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला है 75,000। आपका जनरेटर जो है 4 यूनिट खरीदी है 1 लाख ईच। 2 बीएचके 3 बीएचके सॉरी 3 बीएचके और 4 बीएचके ब्लॉक के लिए 2-2 खरीदी है। पाइप्स एंड फिटिंग्स जो है ब्लॉक ए में 3 बीएचके के लिए खरीदा है 25,000। 3 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास जो 2-2 फ्लैट्स ईच ओन करते हैं। बेसिकली कोई भी सोसाइटी होती है ना तो मेंबर्स सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं बेस्ड ऑन फ्लैट होता है या फ्लैट होते हैं या फिर मेंबर्स इंडिविजुअली कंसिडर होते हैं। यही ट्रैप क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ट्रैप कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एक-एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और रिवाइज करेंगे। इसमें ये बोल रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई बताओ। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कौन-कौन सी थी? देखो मेंटेनेंस वाले में एग्जम्पशन तब मिलता है जब मेंटेनेंस 7500 से कम हो। मैंने आपको बताया 8,000 3 बीएचके का है, 3 बीएचके में से 1,000 माइनस किए तो 7,000 होता है। 7,000 पर यूनिट है और 100 फ्लैट्स है तो 7 लाख जो है आपका एग्जेम्प्ट होगा। अब आप बोलेंगे कि 4 बीएचके क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4 बीएचके जो है 7.5 से ऊपर जाता है। आपका 10,000 में से आप 1,500 माइनस करोगे तो 8,500 रहेगा जो कि आपका 7,500 से ज़्यादा है, इसलिए वो टैक्सेबल है। शॉप्स के केस में अगेन 7,000 है पर शॉप तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो 1,40,000 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो है ऑलवेज ऑलवेज एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन एफडी जो है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो टोटल सप्लाई जो है आपका एग्जेम्प्ट वाला वो है 7 लाख 1,40,000 2,50,000 प्रॉपर्टी टैक्स का, इंटरेस्ट का 7,50,000 और ऐसे जो है हमारा जो बनता है अमाउंट इतना है जो कि है ऑप्शन नंबर 1। अभी गलती क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स के 4 बीएच को भी ऐड कर देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को एक्सक्लूड करना भूल जाते हैं। अगर एक्सक्लूड करना भूल जाते हैं तो बहुत बार 3 बीएचके को भी इंक्लूड नहीं करेंगे और जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है इंटरेस्ट ऑन एफडी उसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है हमारा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आईटीसी के ऊपर है। द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट द सोसाइटी कैन अवेल फॉर द मंथ ऑफ। ओके, आईटीसी के ऊपर अगर आप देखोगे तो खर्चों की बात की गई है। तो 4 बी 2 जनरेटर्स खरीदे हैं आपके 4 बीएचके के लिए, 2 खरीदे हैं 3 बीएचके के लिए। अभी जब हम बात करते हैं कि इसमें आईटीसी जो मिलेगा, आईटीसी जो मिले आपका जो 4 बीएचके ब्लॉक के लिए जो है वो आपका टैक्सेबल ब्लॉक है और
3 बीएचके का जो ब्लॉक है वो आपका एग्ज़ेम्प्ट ब्लॉक है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने देखा कि जो ये जो ब्लॉक है ना हमारा, जो 3 बीएचके वाला ब्लॉक, वो 3 बीएचके वाला ब्लॉक हमारा एग्ज़ेम्प्ट इसलिए है क्योंकि उससे रिलेटेड जो मेंटेनेंस चार्जेस थे ना वो भी एग्ज़ेम्प्ट है। और यहाँ पे 4 बीएचके का जो ब्लॉक है ये टैक्सेबल इसलिए क्योंकि मेंटेनेंस चार्जेस टैक्सेबल है। ठीक है? तो इसमें ना 4 बीएचके वाले का आपको आईटीसी मिल जाएगा, 3 बीएचके वाले का आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी अलाउड ओनली फॉर 2 जनरेटर्स दैट इज़ 4 बीएचके वाला। इसलिए यहाँ पे 18,000 जो है, 18,000 सीजीएसटी 18,000 आईजीएसटी इसके ऊपर मिलेगा। फिर पाइप्स फॉर ब्लॉक ए किसके लिए था? 3 बीएचके के लिए था। यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, सप्लाई कौन-सी हो रही है? एग्जेम्प्ट सप्लाई हो रही है, तो आईटीसी जो है वो ब्लॉक्ड है, तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो टोटल हमारी जो आईटीसी अवेलेबल है वो 36,000 है, या फिर आप 18,000 18,000 बी ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो है, द ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी बिफोर रिडक्शन ऑफ आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखो आपकी कौन-कौन सी टैक्सेबल सप्लाई थी, आपके जो है मेंटेनेंस लिया है, मेंटेनेंस कितना लिया है 4 बीएचके पे, 3 बीएचके वाला तो जो मेंटेनेंस था वो एग्ज़ेम्प्ट था, इसलिए उससे रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे थे हमने उस पे आईटीसी भी क्लेम नहीं की, करेक्ट? प्रॉपर्टी टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स सोसाइटी को जो पे कर रहे हो आप, तो उसको भी आप ले रहे हो, ये भी ले रहे हो। प्रॉपर्टी टैक्स आपका एग्ज़ेम्प्ट होता है, प्रॉपर्टी टैक्स माइनस करने के बाद में जो है 8,500 का जो है उसके ऊपर ये जो आपका रहेगा ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ठीक है? तो इतने के ऊपर आपकी जीएसटी कैलकुलेट होगी। तो आउटपुट बिफोर रिडक्शन बोला है, नेट अमाउंट नहीं पूछा है। नेट अमाउंट बोला होता तो 76,500 माइनस 1,800 जो ऊपर हमने आईटीसी कैलकुलेट की वो माइनस करके हमको लिखना पड़ता। बट बिफोर रिडक्शन ऑफ आईटीसी है तो हमको सिर्फ ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी आईटीसी बताना था। ठीक है, क्विक समरी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मेंटेनेंस के अगर खर्चे हैं, मेंटेनेंस अगर चार्जेस है तो 7,500 तक ही एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर रहेगा तो पूरी जो सप्लाई है वो टैक्सेबल हो जाएगी। जो प्रॉपर्टी टैक्स है ध्यान से पढ़िएगा कि कभी मेंटेनेंस में इंक्लूडेड तो नहीं है, अगर इंक्लूडेड है तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स के अपने आप में एग्जम्प्ट होती है। इंटरेस्ट इनकम अगर है, जो बैंक इंटरेस्ट इनकम हम कमा रहे हैं वो भी एग्जम्प्ट है। आईटीसी ब्लॉक्ड होगी अगर अगर जो सप्लाई है वो ब्लॉक्ड एग्जम्प्ट है तो आईटीसी जो उससे रिलेटेड होगी वो भी हमारी ब्लॉक्ड हो जाएगी। इसीलिए जो है 4 बीएचके ही हमारा टैक्सेबल है और उसी से रिलेटेड जो खर्चे हैं उसकी आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है केस स्टडी या फिर केस सिनेरियो 4 खत्म हो जाता है। तो चलिए केस स्टडी नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। रघु इम्पैक्ट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी पूरी केस का सिनॉप्सिस मेरे पास में ऑलरेडी रेडी है। केस सिनेरियो जो है रघु इम्पैक्ट लिमिटेड का है। बेसिक जो प्रोफाइल उसकी ये है कि उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, सैनिटरी आइटम्स का सप्लायर है, पैन इंडिया बेसिस पर ये सप्लाई करता है। इनिशियली जो है ये रजिस्टर्ड नहीं था, प्रॉपर ऑफिसर ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए इशू कर दिया गया है। तो सेक्शन नंबर 25 8 प्लस रूल 16 यहाँ पे ट्रिगर होता है। ठीक है, अभी सप्लाईज जो है किस किस को किए हैं फरवरी 2025 में, तेलंगाना डिपार्टमेंट, यूपी जीएसटी डिपार्टमेंट, दिल्ली डिपार्टमेंट, ये सप्लाई किए हुए हैं। यहाँ पे जो सेक्शन है ये टीडीएस का सेक्शन 51 ट्रिगर हो रहा है। ये इनवॉइस वैल्यू है और इंक्लूसिव 5% है, इंक्लूसिव 18% है, इंक्लूसिव ऑफ 18% है। इंक्लूसिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे नंबर चले जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट नोट का भी कुछ केस हुआ है। इसमें क्या हुआ कि इनवॉइस जो है इशू किया था 31/3/24 को,
एक्सेस हमने चार्ज कर लिया है 52,000। अब क्रेडिट नोट इश्यू हुआ था कब? 1/10/2024। रिटर्न फाइल हुआ था कब? 19/11/2024। ठीक है? रिटर्न फाइल कब? किस चीज़ का रिटर्न फाइल? उस महीने का रिटर्न फाइल किया है। मतलब अक्टूबर महीने का रिटर्न फाइल 20 तारीख तक करना रहता है, 19 तारीख को इन्होंने रिटर्न फाइल किया है। एनुअल रिटर्न जो फाइल किया है ये है। अच्छा, आगे ये अलग-अलग सेक्शंस है, कौन-कौन से सेक्शंस है इसका मैंने मैपिंग लिखा हुआ है, ये आपको बहुत काम आएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? On getting temporary registration, Raghu Impacts Limited needs to apply for registration up to। मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर है, पीओ ने आपको बोल दिया टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको विद इन 90 डेज़ ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के 90 डेज़ के अंदर-अंदर आपको अप्लाई करना होगा। 30 डेज़ नहीं है, 90 डेज़ है, आप याद रखिएगा। ठीक है? तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की डेट अगर 21 जनवरी 2024 थी, तो अब 90 डेज़ ऐड करके 21 अप्रैल 2024 तक हमको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। स्टूडेंट्स काउंट 30 डेज़ हमेशा 30 डेज़ नहीं होता है, इस केस में 90 डेज़ है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर दिया है पीओ ने ऑर्डर पास करके, तो आपके पास में 90 डेज़ है टू रजिस्टर, टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन केस ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल सप्लाइड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, द कंपनी शैल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी टीडीएस इग्नोरिंग बाइफरकेशन ऑफ। देखो, जी टोटल जीएसटी टीडीएस डिडक्टेड। रूल क्या है? टीडीएस एप्लीकेबल तब होता है जब रेसिपिएंट जो है अगर गवर्नमेंट है या फिर पीएसयू है। टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। 2.5 लाख से अगर कम है और टैक्सेबल वैल्यू की बात करिए, इनवॉइस वैल्यू की बात नहीं की है। तो हमारे पास में 3 केसेस है। केस नंबर 1 था ये, जिसमें ये अमाउंट है इंक्लूसिव ऑफ 5%, तो हमने एक्सक्लूसिव टैक्स वैल्यू निकाली, टैक्स वैल्यू 2.5 लाख से कम है तो नो टीडीएस। इंक्लूसिव ऑफ 18% हमने निकाला, 2.5 लाख आ रहा है, दिस डज़ नॉट एक्सीड 2.5 लाख, दैट मीन्स 2.5 लाख तक अगर है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 2,97,000, अब ये 18% इंक्लूसिव है, बाहर निकाला तो आपका जो है 2,52,000 हो रहा है, जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो जो टीडीएस अमाउंट है वो आपका निकलेगा 2% से। ठीक है भाई। इस तरह से हम आए ऑप्शन नंबर सी पे। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग द डिटेल्स ऑफ द क्रेडिट नोट्स इन द जीएसटी रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू द सेड ट्रांज़ैक्शन? देखो, सेक्शन 34(2) जो है वो बोलता है कि क्रेडिट नोट जो है मस्ट बी डिक्लेयर्ड, must be declared either 30th November of the following financial year or date of filing annual return। अच्छा, और इनवॉइस ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। तो उस केस में जो मेरा डेट रहेगी 30 नवंबर या फिर फाइलिंग डेट जो कि है 15/6, इसमें से जो अर्लियर डेट है वो है 30/11। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है? मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग इन जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न में कब? तो कौन से महीने का वो रिटर्न था? वो अक्टूबर महीने का रिटर्न था जो कि फाइल हुआ था 19/11/2024। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है आपको 19 नवंबर 2024 में करना है। स्टूडेंट्स ब्लाइंडली 30 नवंबर कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। मतलब अगर रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो गया है, तो वो ही डेट हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी तक रिवाइज़ रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है जीएसटी में। हम फटाफट से एक अल्ट्रा फास्ट रिवीजन समरी मैं बोलती हूँ।
समरी में ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसके 90 डेज़ के अंदर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। टीडीएस में थ्रेशोल्ड होती है, टीडीएस की थ्रेशोल्ड वो तब होती है जब 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, ना कि इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एक्सीड करती है 2.5 लाख को, तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अगर रेसिपिएंट गवर्नमेंट या पीएसयू है तो रेट उस केस में लगेगा 2% का। और क्रेडिट नोट के केस में हमेशा रिमेंबर कीजिए कि टाइम लिमिट होती है 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न, और अगर रिटर्न ऑलरेडी आपका फाइल हो गया है, रिटर्न में कब तक ले सकते हैं पूछ रहे हैं, ये क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट नहीं, रिटर्न में कब तक ले सकते हैं, तो वो उस मंथ का जो 20 तारीख है, 28th उस तारीख तक हम रिटर्न में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका केस स्टडी नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके साथ में हमारा जो ये पूरा सेट था 1 से लेके 5 तक का कंप्लीट होता है। आई गेस आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ये जो अल्ट्रा फास्ट रिवीजन जो कॉन्सेप्ट है, ये आप टाइम स्टैम्प लगा सकते हैं, और कभी भी जब आपको ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज़ करने हैं, केस स्टडीज़ आपको रिवाइज़ करनी है, तो सिर्फ़ ये अल्ट्रा फास्ट रिवीजन समरी जो है, उसको आप देखिए, उसको आप सुनिए, आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम केस स्टडी नंबर 6 से लेकर 10 तक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।